My Obsessed Superstar Lover Episode 49। जब 49 दिल अन्यक शूट चकोर। चकोर गिरी खाई में। अब तक चकोर वीके से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, ए सब लोग क्यों इस मासूम जान के दुश्मन बने बैठे हैं। मुझे छोड़ो, मुझे मेरे एलियन के पास जाना है, कहकर चकोर अपना गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। वीके चकोर को देखते हुए कहता है, बस प्रिंसेस रोते नहीं है, अपने बेबी के बारे में तो सोचो, वो भी तुम्हारे साथ रो रहा है। इतना कहकर जैसे ही वीके चकोर को लेकर चौपर में बैठने वाला होता है, वैसे ही उस इलाके में बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जिन कपड़ों पर ब्लैक ड्रैगन का सिंबल बना हुआ था। गार्ड्स को देखकर वीके डेविल स्माइल करके कहता है, तो वो आ गया, मानना पड़ेगा काफी जल्दी ढूंढ लिया उसने अपने बीवी को, कहकर वीके तिरछा मुस्कुराने लगता है। तभी वहां अन्य किसी डेविल की तरह अपने दोनों हाथों में गन पकड़े किसी राजा की तरह उन्हीं के पास चला आ रहा था। अन्य को देखकर चकोर रोते हुए वीके से अपना हाथ झटक कर के पास भाग जाती है और बिल्ली के बच्चे की तरह उसके बाहों में समाते हुए कहती है, एलियन इतने देर से क्यों न आए। अन्य चकोर के बालों को सहलाते कहता है, बस अब मैं आ गया हूँ ना, इस बार सब खत्म करके रहूंगा, कहकर अन्य वीके को देखकर डेविल स्माइल करने लगता है। वीके अन्य को घूरते हुए कहता है, ब्लैक ड्रैगन किंग बस बहुत हुआ, मेरी प्रिंसेस को मेरे हवाले कर दो। वो बच्ची है, अभी उसके इन सब से कोई वास्ता नहीं है। अपने होठों के कोनों तो तिरछा मोड़ते हुए अन्य कहता है, बच्चा तो मैं भी था वीके उर्फ विवेक खन्ना, जो भी हुआ उसमें मेरा भी क्या दोष था। इस बार सबका हिसाब होगा वीके। अन्य को खतरनाक बातों को सुनकर चकोर घबराते हुए उसके सीने से अपना छोटा सा चेहरा बाहर निकालते हुए कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हो एलियन, मुझे आपसे डर लग रहा है, प्लीज ऐसी बातें करके मुझे डराओ मत ना एलियन। चकोर की बात सुनकर अन्य डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अभी तो बस सुना है बेबी, बहुत जल्द तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा। अन्य की बातें सुनकर वीके थोड़ा घबरा जाता है। वीके घबराते हुए कहता है, क्या करने की सोच रहे हो ब्लैक ड्रैगन किंग। अन्य हंसते हुए कहता है, वही जो तुमने सोचा है वीके, कहकर अन्य झटके से चकोर को खुद से दूर करके धकेल देता है। अन्य के ऐसा करने से चकोर खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने लगती है, पर वो गिरती उससे पहले ही वीके आकर चकोर को पकड़ लेता है और उसका चेहरा हाथों में थामकर परेशान होते हुए कहता है, प्रिंसेस आयो। चकोर रोते हुए नाम में अपना सर हिलाकर अन्य की तरफ देखकर कहती है, एलियन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, यू लव मी ना, देखो ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा वाला लव करती हूँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। चकोर की मासूमियत भरी बातें सुनकर भी अन्य को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अन्य बिना किसी भाव चकोर को देखते हुए कहता है, अरे इस बेबी, मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो चकोर और फारिका, तुमने ये सोच भी कैसे लिया मैं तुम जैसे लड़की से प्यार करूंगा। नेवर, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी कर सकता हूँ। सच कहूँ तो पिछले 11 सालों से बदले की आग में जल रहा था मैं, और आखिर मेरी बदले की आग ठंडी हो ही गई जब मुझे तुम मिली कोलकाता में, पर अफसोस तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई थी। आज मैं तुम्हें मार अपना बदला पूरा करूंगा, कहकर अन्य चकोर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। अन्य की बातें तो जैसे चकोर के सर के ऊपर से जा रही थी। उसे बस इतना समझ आ रहा था कि अन्य ने उसे धोखा दिया है। चकोर रोते हुए नाम में अपना सर हिलाते हुए कहती है, आप झूठ मत बोलो ना एलियन, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, आपसे लड़ाई भी नहीं करूंगी, वो कच्ची कच्ची बेस्वाद सब्जी भी खाऊंगी, पर आप ऐसा मत बोलो ना। चकोर की बात सुनकर अन्य जोर जोर से हंसने लगता है जैसे उसके अंदर कोई शैतान आ गया हो। अन्य हंसते हुए कहता है, चुप 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 बेबी, आई हेट यू द मोस्ट इन द वर्ल्ड, कहकर अन्य शूट कर देता है। अब आगे गोली की आवाज सुनते ही वीके प्रिंसेस कहकर चिल्लाकर चकोर की तरफ दौड़ लगा देता है। वहीं अन्य बिना किसी भाव के चकोर को देख रहा था, जिसके बाजू को गोली छूकर निकली थी और उसके बाह से खून बहने लगा था। चकोर रोते हुए अन्य को देखकर मासूमियत से कहती है, एलियन क्या तुम सच में मुझको मार दोगे, क्या तुम्हें हमारे मटर के दाने जितने बेबी की फिक्र नहीं है।
डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ना मुझे तुम्हारी फिक्र है और ना ही तुम्हारे अंदर के बेबी की, मुझे बस मेरे बदले से मतलब है, कहकर अन्य डेविल स्माइल करते हुए अन्य चकोर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वी के गुस्से में अपने कमर से गन निकाल कर अन्य के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है, खबरदार जो मेरी प्रिंसेस की तरफ एक और कदम बढ़ाया तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अन्य भी वी के पर गन पॉइंट कर कर कहता है, बीच से हट जाओ विवेक, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे बदले के रास्ते में मत आओ वरना मैं भूल जाऊंगा कि कभी तुम मेरे बचपन के दोस्त थे। वी के गुस्से में अन्य को घूरते हुए कहता है, पर मुझे अफसोस होता है ब्लैक ड्रैगन किंग, अपने बदले की आग में इतने अंधे ही गए हो कि तुम दो मासूम लोगों की जान लेने से तक नहीं कतरा रहे हो। दोनों की बहस शुरू हो जाती हो। वहीं चकोर अन्य की बातें सुनकर काफी ज्यादा हार्ट हो चुकी थी, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकलकर खाई की तरफ चली जाती है। चकोर खाई के सामने खड़े होकर रोते हुए अन्य की बातों को याद कर रही थी, तभी अन्य उसे आवाज देते हुए कहता है, तुम क्या सोच रही हो बेबी। अन्य की आवाज सुनकर चकोर झट से अन्य की तरफ पलट जाती है। मैंने तुम्हें जो भी कहा बिल्कुल सच कहा था, मुझे तुम्हारे या तुम्हारे बेबी से कोई लेना देना नहीं है, कहकर अन्य चकोर के ऊपर गन पॉइंट करके कहता है, टीक्यू बेबी, मेरे साथ 2 बार हसीन रातें बिताने के लिए सच में तुम कमाल की चीज हो, पर फिलहाल के लिए हैप्पी जर्नी, कहकर अन्य चकोर पर गोली चला देता है। गोली चलते ही एक चिक के साथ चकोर सीधे खाई में जाकर गिरती है। इधर वीके जब चकोर को खाई से गिरते देखता है तब वो भागकर खाई के पास आ जाता है और घुटनों पर बैठकर जोर से आरिका चिल्लाकर रोने लगता है। वीके के आदमी वीके की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं अन्य के चेहरे पर कुछ पल के लिए अजीब से भाव आ जाते हैं और अगले ही पल अन्य अपने आंखों पर शेड्स चढ़ाकर वहां से निकल जाता है। अन्य को जाते देखकर वीके खड़े होकर कहता है, रुको ब्लैक ड्रैगन किंग, आज खुश तो बहुत होंगे तुम, आफ्टर ऑल तुमने अपना बदला जो पूरा कर लिया है, पर देखना एक दिन तुम अपने किए पर पछताओगे। उस दिन तुम तड़पोगे मेरी प्रिंसेस के लिए, उस दिन तुम्हें पता चलेगा तुमने अपने जिंदगी में क्या खोया है, कहकर वीके रोने लगता है। वीके की बात पर अन्य एटीट्यूड के साथ कहता है, अन्य गोयल कभी भी अपने फैसले पर नहीं पछताता, कहकर अन्य बड़े बड़े कदमों से वहां से चला जाता है। चकोर का नया नया भाई जिसका नाम हेनरी था वो वीके के पास आकर कहता है, हम मैम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसका इतना ही कहना था कि वीके अपनी लाल हो चुकी आंखों से हेनरी घूरते हुए कहता है, कोशिश नहीं रिजल्ट, मुझे मेरी प्रिंसेस चाहिए, मुझे मेरी प्रिंसेस हर हाल में चाहिए। हेनरी जाकर अपने आदमियों के साथ छानबीन करने लगते हैं। पूरे 3 दिन छान बीत गए थे पर चकोर का अभी कोई अता पता नहीं था। 1 साल बाद इंडिया मुंबई के एक बड़े से पैलेस के अंदर बड़ी चहल पहल थी, जैसे किसी की शादी हो। पूरे पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। पैलेस में चारों तरफ नौकर कामों में लगे हुए थे। वहीं एक अधेड़ उम्र की औरत जिसने भारी साड़ी पहनी हुई थी वो महल के हॉल में एक फीमेल सर्वेंट देखकर कहती है, गुलाबो जाओ जाकर देखो हमारी राजकुमारी हमारी छोटी राजकुमारी के साथ तैयार हुई या नहीं, अगर उन्हें कोई मदद चाहिए हो तो मदद भी कर देना। गुलाबो मुस्कुराते हुए कहती है, जी बड़ी माँ, मैं बेबी जी के पास जाती हूँ, अभी तो नन्ही गुड़िया भी जाग गई होगी, कहकर गुलाबो भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर सेकंड फ्लोर पर बने एक बड़े कमरे के अंदर जाती है। माय ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 50 दिल आरिका की प्रिंसेस प्रियो। अब तक गोली की आवाज सुनते ही वीके प्रिंसेस कहकर चिल्लाकर चकोर की तरफ दौड़ लगा देता है। वहीं अन्य बिना किसी भाव के चकोर को देख रहा था जिसके बाजू को गोली छूकर निकली थी और उसके बाह से खून बहने लगा था। चकोर रोते हुए अन्य को देखकर मासूमियत से कहती है, एलियन क्या तुम सच में मुझको मार दोगे? क्या तुम्हें हमारे मटर के दाने जितने बेबी की फिक्र नहीं है? डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ना मुझे तुम्हारी फिक्र है और ना ही तुम्हारे अंदर के बेबी की, मुझे बस मेरे बदले से मतलब है, कहकर अन्य डेविल स्माइल करते हुए अन्य चकोर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वी के गुस्से में अपने कमर से गन निकालकर अन्य के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है, खबरदार जो मेरी प्रिंसेस की तरफ एक और कदम बढ़ाया तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा।
अन्यक भी वीके पर गन पॉइंट कर कर कहता है, बीच से हट जाओ विवेक, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे बदले के रास्ते में मत आओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि कभी तुम मेरे बचपन के दोस्त थे। वीके गुस्से में अन्यक को घूरते हुए कहता है, पर मुझे अफसोस होता है ब्लैक ड्रैगन किंग, अपने बदले की आग में इतने अंधे ही गए हो कि तुम दो मासूम लोगों की जान लेने से तक नहीं कतरा रहे हो। दोनों की बहस शुरू हो जाती हो। वहीं चकोर अन्यक की बातें सुनकर काफी ज्यादा हार्ट हो चुकी थी, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकलकर खाई की तरफ चली जाती है। चकोर खाई के सामने खड़े होकर रोते हुए अन्यक की बातों को याद कर रही थी। तभी अन्यक उसे आवाज देते हुए कहता है, तुम क्या सोच रही हो बेबी? अन्यक की आवाज सुनकर चकोर झट से अन्यक की तरफ पलट जाती है। मैंने तुम्हें जो भी कहा बिल्कुल सच कहा था, मुझे तुम्हारे या तुम्हारे बेबी से कोई लेना देना नहीं है, कहकर अन्यक चकोर के ऊपर गन पॉइंट करके कहता है, टीक्यू बेबी, मेरे साथ 2 बार हसीन रातें बिताने के लिए सच में तुम कमाल की चीज हो, पर फिलहाल के लिए हैप्पी जर्नी, कहकर अन्यक चकोर पर गोली चला देता है। गोली चलते ही एक चिक के साथ चकोर सीधे खाई में जाकर गिरती है। इधर वीके जब चकोर को खाई से गिरते देखता है तब वो भागकर खाई के पास आ जाता है और घुटनों पर बैठकर जोर से आरिका चिल्लाकर रोने लगता है। वीके के आदमी वीके की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं अन्यक के चेहरे पर कुछ पल के लिए अजीब से भाव आ जाते हैं और अगले ही पल अन्यक अपने आंखों पर शेड्स चढ़ाकर वहां से निकल जाता है। अन्यक को जाते देखकर वीके खड़े होकर कहता है, रुको ब्लैक ड्रैगन किंग, आज खुश तो बहुत होंगे तुम, आफ्टर ऑल तुमने अपना बदला जो पूरा कर लिया है, पर देखना एक दिन तुम अपने किए पर पछताओगे। उस दिन तुम तड़पोगे मेरी प्रिंसेस के लिए, उस दिन तुम्हें पता चलेगा तुमने अपने जिंदगी में क्या खोया है, कहकर वीके रोने लगता है। वीके की बात पर अन्यक एटीट्यूड के साथ कहता है, अन्यक गोयल कभी भी अपने फैसले पर नहीं पछताता, कहकर अन्यक बड़े बड़े कदमों से वहां से चला जाता है। चकोर का नया नया भाई जिसका नाम हेनरी था वो वीके के पास आकर कहता है, हम मैम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसका इतना ही कहना था कि वीके अपनी लाल हो चुकी आंखों से हेनरी घूरते हुए कहता है, कोशिश नहीं रिजल्ट, मुझे मेरी प्रिंसेस चाहिए, मुझे मेरी प्रिंसेस हर हाल में चाहिए। हेनरी जाकर अपने आदमियों के साथ छानबीन करने लगते हैं। पूरे 3 दिन छान बीत गए थे पर चकोर का अभी कोई अता पता नहीं था। 1 साल बाद इंडिया जयपुर के एक बड़े से पैलेस के अंदर बड़ी चहल पहल थी, जैसे किसी की शादी हो। पूरे पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। पैलेस में चारों तरफ नौकर कामों में लगे हुए थे। वहीं एक अधेड़ उम्र की औरत जिसने जयपुरी भारी साड़ी पहनी हुई थी वो महल के हॉल में एक फीमेल सर्वेंट देखकर कहती है, गुलाबो जाओ जाकर देखो हमारी राजकुमारी हमारी छोटी राजकुमारी के साथ तैयार हुई या नहीं, अगर उन्हें कोई मदद चाहिए हो तो मदद भी कर देना। गुलाबो मुस्कुराते हुए कहती है, जी बड़ी माँ, मैं बेबी जी के पास जाती हूँ, अभी तो नन्ही गुड़िया भी जाग गई होगी, कहकर गुलाबो भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर सेकंड फ्लोर पर बने एक बड़े कमरे के अंदर जाती है। अब आगे कमरे के अंदर एक लड़की तैयार होकर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर अपने लंबे बालों को सुलझा रही थी। लड़की को देखकर गुलाबो खुशी से उसके पास जाते हुए कहती है, बेबी जी आप अभी तक तैयार नहीं हुई, नीचे बड़ी माँ आपका और इस छोटी एंजल का इंतजार कर रही है। लड़की पलटकर मुस्कुराते हुए कहती है, गुलाबो ये आपकी छोटी एंजल ना आपके बेबी जी को बहुत तंग करती है, बिल्कुल शैतान की नानी है, अभी 4 महीने की भी नहीं हुई और अभी से शैतानी शुरू, देखिए कैसे सुकून से सो रही है मुझे रात भर जगाकर। गुलाबो हंसते हुए कहती है, क्या बेबी जी आप भी ना। लड़की जाकर बेड पर सो रही 5 महीने की बेबी गर्ल के पास जाकर उसके माथे पर किस कर कर कहती है, अब यही तो वजह है मेरे जीने की, ये तो मेरी लाइफ लाइन है, कहते हुए लड़की की आंखें नम हो जाती है। गुलाबो लड़की के पास आकर कहती है, बेबी जी आप उदास मत हो, अगर वी के भाई को पता चला तो वो मुझे उल्टा लटका देंगे, आपको पता है ना आपके आंखों में जरा भी नमी बर्दाश्त नहीं करते वो। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा मैं जाकर मेरी लिटिल शुगर को तैयार करके नीचे लेकर आती हूँ, कहकर लड़की बड़े प्यार से बेड पर सो रही क्यूट बेबी गर्ल के माथे को सहलाते हुए कहती है, बच्चा गेटअप उठ जाओ आप, देखो मम्मा तैयार है और मम्मा अपने लिटिल शुगर को भी तैयार कर देंगी।
लड़की की इतनी प्यारी आवाज सुनकर बेबी गर्ल नींद में ही मुस्कुराते हुए कसमसा कर अपनी आंखें खोलती है। अपने आंखों से सामने अपनी मम्मा को देखकर लिटिल गर्ल अपनी छोटी छोटी बाहें फैला देती है। लड़की जल्दी से बेबी गर्ल को अपने गोद में उठाकर उसके चबी चीक पर किस करके कहती है, उठ गया मम्मा का प्यारा बच्चा, अब चलो चलकर नाई नाई करते हैं, उसके बाद नीचे जाएंगे। लड़की की बात सुनकर लिटिल गर्ल जल्दी से हाँ में अपना सर हिला देती है, जैसे उसे सब कुछ समझ आ रहा हो। लिटिल गर्ल के सर हिलाते ही गुलाबो हंसते हुए कहती है, बदमाश प्रियु, ऐसे दिखा रही है जैसे सब समझ रही हो। लड़की प्रियु को अपने गोद में लेते हुए कहती है, मेरा बच्चा बहुत समझदार है, बिल्कुल अपनी मम्मा पर गई है। गुलाबो मुस्कुराते हुए कमरे के बाहर जाते हुए कहती है, जल्दी कीजिए बेबी जी, अगर आप नीचे नहीं आई तो घर के सभी लोग आपको लेने ऊपर आ जाएंगे। लड़की प्रियु को अपने गोद में लेकर बाथरूम की तरफ जाते हुए कहती है, हाँ हाँ मेरी गुलाबो सिताबो, मैं आधे घंटे में प्रियु को लेकर नीचे आती हूँ। कहकर लड़की प्रियु को लेकर बाथरूम के अंदर लेकर जाती है। प्रियु दिखने में बहुत क्यूट, ब्लू आइज, चबी चिक्स, पिंक लिप्स, दिखने में बिल्कुल प्रिंसेस के जैसी। लड़की प्रियु को छोटे से बाथटब के अंदर बिठाकर उसके साथ मस्ती करते हुए उसे नहलाती है और फिर उसे बाहर लाकर उसके साथ बातें करते हुए उसे तैयार करती है। लड़की ने प्रियु को पिंक कलर का सॉफ्ट कपड़ों वाला फ्रॉक पहनाया था, जिसमें वो बाबी डॉल से कम नहीं लग रही थी। लड़की प्रियु को गोद में उठाकर कहती है, मेरी लिटिल शुगर पूरी तरह से तैयार है, अब चलो नीचे चलते हैं। कहकर लड़की प्रियु को लेकर नीचे चली जाती है। नीचे हॉल में अधेड़ उम्र के एक औरत और एक आदमी बैठे थे। औरत की ही नजरें सीढ़ियों के पास ही टिकी हुई थी। आदमी हंसते हुए कहता है, बस कीजिए मालिनी, अब और कितना राह देखेंगी आप अपनी दोनों राजकुमारियों की, आती ही होंगी दोनों। मालिनी घूर के आदमी को देखते हुए कहती है, आप तो चुप ही रहिए हर्षवर्धन जी, मैं अपने राजकुमारियों की राह ना देखूं तो आपके उस लायक बेटे की राह देखूं जो अपने शादी के फंक्शंस के दिन भी काम पर चला गया। हर्षवर्धन हंसते हुए कहता है, उसे तो जाना ही था, आखिर हमारा बेटा पक्का बिजनेसमैन है। कहते ही हर्षवर्धन की नज़र सीढ़ियों से नीचे उतर रही लड़की पर जाती है। लड़की को देखकर हर्षवर्धन जल्दी से खड़े होकर लड़की के ओर जाते हुए कहते हैं, लो आ गई हमारी दोनों राजकुमारियां। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, जी बड़े पापा। हर्षवर्धन मुस्कुराकर प्रियु को गोद में लेते हुए कहता है, लाइए आरिका। नोट रीडर्स, इस एपिसोड से चकोर को आरिका कहकर बुलाया जाएगा। बेटा हमारी छोटी राजकुमारी को हमें दे दो, आप जाकर नाश्ता कर लीजिए। हर्षवर्धन के इतना कहते ही मालिनी पीछे से आते हुए कहती है, ये तो गलत बात है, आज भी आपने मुझसे पहले मेरी प्रियु बेबी को गोद में ले लिया। आरिका हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं बड़ी माँ, आज आप पूरा दिन लिटिल शुगर के साथ खेल लीजिएगा। आज मुझे मेरे तीनों भाइयों के साथ जाना है ना, उनके लिए शॉपिंग करने के लिए। मालिनी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बेटा, चलो चलकर सब नाश्ता करते हैं, कल से शादी की रस्म शुरू हो जाएगी तो हम सब व्यस्त हो जाएंगे। कहते हुए तीनों डिनिंग एरिया के तरफ चले जाते हैं नाश्ता करने के लिए। कुछ देर बाद आरिका प्रियु को अपने गोद में लिए गुस्से में हॉल में इधर से उधर घूम रही थी और अचानक से ही जोर से चिल्लाती है, भाई। आरिका की आवाज सुनकर हर्षवर्धन और मालिनी हंसते हुए कहते हैं, ली हो गई खटिया खड़ी हमारे बच्चों की। इधर आरिका की तेज आवाज उनकर तीन लड़के सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आते हैं। उसमें से एक लड़का दिखने फोने के जैसे था, वही दो लड़के इंडियन थे और दिखने में बेहद हैंडसम। माय ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 51। 51 दिल अपने इन्हीं हाथों से अपनी वाइफ और आने वाले बच्चे को मार दिया। अब तक कमरे के अंदर एक लड़की तैयार होकर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर अपने लंबे बालों को सुलझा रही थी। लड़की को देखकर गुलाबो खुशी से उसके पास जाते हुए कहती है, बेबी जी आप अभी तक तैयार नहीं हुई, नीचे बड़ी माँ आपका और इस छोटी एंजल का इंतजार कर रही है। लड़की पलटकर मुस्कुराते हुए कहती है, गुलाबो ये आपकी छोटी एंजल ना आपके बेबी जी को बहुत तंग करती है, बिल्कुल शैतान की नानी है। अभी 4 महीने की भी नहीं हुई और अभी से शैतानी शुरू। देखिए कैसे सुकून से सो रही है मुझे रात भर जगाकर। गुलाबो हंसते हुए कहती है, क्या बेबी जी आप भी ना
लड़की जाकर बेड पर सो रही 5 महीने की बेबी गर्ल के पास जाकर उसके माथे पर किस कर कर कहती है, अब यही तो वजह है मेरे जीने की, ये तो मेरी लाइफ लाइन है। कहते हुए लड़की की आंखें नम हो जाती है। गुलाबो लड़की के पास आकर कहती है, बेबी जी आप उदास मत हो, अगर वी के भाई को पता चला तो वो मुझे उल्टा लटका देंगे, आपको पता है ना, आपके आंखों में जरा भी नमी बर्दाश्त नहीं करते वो। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा मैं जाकर मेरी लिटिल शुगर को तैयार करके नीचे लेकर आती हूँ। कहकर लड़की बड़े प्यार से बेड पर सो रही क्यूट बेबी गर्ल के माथे को सहलाते हुए कहती है, बच्चा गेट अप, उठ जाओ आप, देखो मम्मा तैयार है और मम्मा अपने लिटिल शुगर को भी तैयार कर देंगी। लड़की की इतनी प्यारी आवाज सुनकर बेबी गर्ल नींद में ही मुस्कुराते हुए कसमसा कर अपनी आंखें खोलती है। अपने आंखों से सामने अपनी मम्मा को देखकर लिटिल गर्ल अपनी छोटी छोटी बाहें फैला देती है। लड़की जल्दी से बेबी गर्ल को अपने गोद में उठाकर उसके चबी चीक पर किस करके कहती है, उठ गया मम्मा का प्यारा बच्चा, अब चलो चलकर नाई नाई करते हैं, उसके बाद नीचे जाएंगे। लड़की की बात सुनकर लिटिल गर्ल जल्दी से हाँ में अपना सर हिला देती है, जैसे उसे सब कुछ समझ आ रहा हो। लिटिल गर्ल के सर हिलाते ही गुलाबो हंसते हुए कहती है, बदमाश प्रियो, ऐसे दिखा रही है जैसे सब समझ रही हो। लड़की प्रियु को अपने गोद में लेते हुए कहती है, मेरा बच्चा बहुत समझदार है, बिल्कुल अपनी मम्मा पर गई है। गुलाबो मुस्कुराते हुए कमरे के बाहर जाते हुए कहती है, जल्दी कीजिए बेबी जी, अगर आप नीचे नहीं आई तो घर के सभी लोग आपको लेने ऊपर आ जाएंगे। लड़की प्रियु को अपने गोद में लेकर बाथरूम की तरफ जाते हुए कहती है, हाँ हाँ मेरी गुलाबो सिताबो, मैं आधे घंटे में प्रियु को लेकर नीचे आती हूँ। कहकर लड़की प्रियु को लेकर बाथरूम के अंदर लेकर जाती है। प्रियु दिखने में बहुत क्यूट, ब्लू आइज, चबी चिक्स, पिंक लिप्स, दिखने में बिल्कुल प्रिंसेस के जैसी। लड़की प्रियु को छोटे से बाथटब के अंदर बिठाकर उसके साथ मस्ती करते हुए उसे नहलाती है और फिर उसे बाहर लाकर उसके साथ बातें करते हुए उसे तैयार करती है। लड़की ने प्रियु को पिंक कलर का सॉफ्ट कपड़ों वाला फ्रॉक पहनाया था जिसमें वो बाबी डॉल से कम नहीं लग रही थी। लड़की प्रियु को गोद में उठाकर कहती है, मेरी लिटिल शुगर पूरी तरह से तैयार है, अब चलो नीचे चलते हैं। कहकर लड़की प्रियु को लेकर नीचे चली जाती है। नीचे हॉल में अधेड़ उम्र के एक औरत और एक आदमी बैठे थे। औरत की ही नजरें सीढ़ियों के पास ही टिकी हुई थी। आदमी हंसते हुए कहता है, बस कीजिए मालिनी, अब और कितना राह देखेंगी आप अपनी दोनों राजकुमारियों की, आती ही होंगी दोनों। मालिनी घूर के आदमी को देखते हुए कहती है, आप तो चुप ही रहिए हर्षवर्धन जी, मैं अपने राजकुमारियों की राह ना देखूं तो आपके। हर्षवर्धन हंसते हुए कहता है, उसे तो जाना ही था, आखिर हमारा बेटा पक्का बिजनेसमैन है। कहते ही हर्षवर्धन की नज़र सीढ़ियों से नीचे उतर रही लड़की पर जाती है। लड़की को देखकर हर्षवर्धन जल्दी से खड़े होकर लड़की के ओर जाते हुए कहते हैं, लो आ गई हमारी दोनों राजकुमारियां। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, जी बड़े पापा। हर्षवर्धन मुस्कुराकर प्रियु को गोद में लेते हुए कहता है, लाइए आरिका। नोट रीडर्स, इस एपिसोड से चकोर को आरिका कहकर बुलाया जाएगा। बेटा हमारी छोटी राजकुमारी को हमें दे दो, आप जाकर नाश्ता कर लीजिए। हर्षवर्धन के इतना कहते ही मालिनी पीछे से आते हुए कहती है, ये तो गलत बात है, आज भी आपने मुझसे पहले मेरी प्रियु बेबी को गोद में ले लिया। आरिका हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं बड़ी माँ, आज आप पूरा दिन लिटिल शुगर के साथ खेल लीजिएगा। आज मुझे मेरे तीनों भाइयों के साथ जाना है ना, उनके लिए शॉपिंग करने के लिए। मालिनी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बेटा, चलो चलकर सब नाश्ता करते हैं, कल से शादी की रस्म शुरू हो जाएगी तो हम सब व्यस्त हो जाएंगे। कहते हुए तीनों डिनिंग एरिया के तरफ चले जाते हैं नाश्ता करने के लिए। कुछ देर बाद आरिका प्रियु को अपने गोद में लिए गुस्से में हॉल में इधर से उधर घूम रही थी और अचानक से ही जोर से चिल्लाती है, भाई। आरिका की आवाज सुनकर हर्षवर्धन और मालिनी हंसते हुए कहते हैं, ली हो गई खटिया खड़ी हमारे बच्चों की। इधर आरिका की तेज आवाज उनकर 3 लड़के सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आते हैं। उसमें से एक लड़का दिखने फॉनल के जैसे था, वही 2 लड़के इंडियन थे और दिखने में बेहद हैंडसम। अब आगे आरिका के चिल्लाने से तीनों आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। आरिका तीनों को देखकर गुस्से में कहती है, लड़की मैं हूँ और लड़कियों की तरह तैयार आप तीनों हो रहे हो भाइयों।
इतना लेट क्यों किया आप तीनों ने? आरिका का गुस्से से लाल हुआ चेहरा देखकर तीनों गहरी सांस लेकर एक दूसरे को देखने लगते हैं और अगले ही पल तीनों अपने अपने कान पकड़कर उथक बैठक करने लगते हैं, जो देखकर आरिका, हर्षवर्धन, मालिनी और हमारी छोटी सी प्रियु के होठों पर मुस्कान आ जाती है। आरिका मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है, इस बार माफ किया। आरिका आगे कहती है, विवेक भाइयों, आदर्श भाइयों और हेनरी भाइयों, आज आप तीनों कर लिए मस्त शॉपिंग करेंगे। आखिर मेरे विवेक भाइयों की शादी है। विवेक मुस्कुराते हुए आरिका के पास आकर प्रियु को अपने गोद में लेते हुए कहता है, अच्छा प्रिंसेस, अब चलें। आरिका मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। आरिका हेनरी और आदर्श का एक एक हाथ पकड़कर कहती है, अब चलो भाइयों। विवेक मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाकर प्रियु के गाल पर किस करके कहता है, चलो छोटी प्रिंसेस, आपके सुपर हैंडसम मामा आपके लिए भी ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। विवेक की बात सुनकर प्रियु खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसे हंसता देखकर विवेक भी हंसने लगता है। सभी लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। इधर कोलकाता में एक बड़ा सा पैलेस जिसका रंग पूरा काले रंग का है, जो दिखने में बेहद डरावना लग रहा था। उस पैलेस के गार्डन में 2 ब्लैक पैंथर खुले घूम रहे थे। उनके साथ 2 टाइगर भी थे जो इस वक्त गार्डन में खेल रहे थे। पैलेस के ऊपर बड़ा सा सिल्वर का खतरनाक ब्लैक ड्रैगन बना हुआ था जिसने अपने पंख खोल रखे थे। पैलेस अंदर से भी पूरे काले रंग का था। अंदर बार एरिया में एक ऊंची कद काठी वाला आदमी बैठकर एक पर एक पैक लगा रहा था। उस आदमी की नीली आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, जैसे उसके आंखों में खून उतर आया हो। आदमी की आंखों में नमी और दर्द झलक रहा था। तभी उस एरिया में दूसरा आदमी आकर कहता है, सर आपको आज आपके घर दिल्ली जाना होगा। आपके फैमिली मेंबर्स काफी परेशान हो रहे हैं। आदमी बैग की बोतल अपने मुंह से लगाते हुए कहता है, रुस्तम जाकर कह दो मैं नहीं आने वाला, मुझे कोई जरूरी काम है। रुस्तम अन्यक को देखते हुए कहता है, सर आप दिन से यही है, आपके न्यू फिल्म रिलीज होने वाली है आज। डायरेक्टर चाहते थे आप भी आए। अन्यक बोतल लेकर दीवार पर मारते हुए कहता है, मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? रुस्तम मैं आज के दिन यहाँ रहना चाहता हूँ, कल से करेंगे जो भी काम बाकी है। डू यू अंडरस्टैंड? रुस्तम जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ यस सर। कहा रुस्तम बिना एक पल गवाए बा एरिया से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर रुस्तम गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, सर खुद एक खूंखार घायल शेर है, ना जाने क्यों फिर 2 ब्लैक पैंथर और 2 टाइगर्स को पाल रखा है। कहकर रुस्तम बाहर चला जाता है। इधर अन्यक की आंखें बंद करते ही उसके आंखों के आगे 5 साल के लड़की का हंसता हुआ चेहरा आ जाता है और फिर अगले ही पल उसके आंखों के आगे आरिका के आंसुओं से भी आंखें और दर्द भरा चेहरा आ जाता है और अगले ही गन शूट की आवाज उसके कान में गूंजती है। गन शूट की आवाज सुनते ही अन्यक जल्दी से अपनी आंखें खोलता है। अन्यक बैर पीते हुए होठों पर दर्द भरी मुस्कान लाकर कहता है, अपने बदले के चलते मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी वाइफ और आने वाले बच्चे को मार दिया। कितना बदकिस्मत हूँ मैं, पर आई प्रॉमिस चकोर मैं उन सबको मौत की सजा दूंगा जिसने इतना बड़ा गेम प्लान किया। अब ये ब्लैक ड्रैगन किंग उसे नहीं छोड़ेगा। बस 6 महीने उसके बाद उस इंसान का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। बद से बदतर मौत दूंगा उस बास्टर्ड को, कहकर अन्यक वॉल पर लगी आरिका की बड़ी सी फोटो को देखने लगता है। कुछ देर बाद पीते पीते ही अन्यक वहीं सो जाता है। मुंबई में आरिका अपने 3 भाइयों के साथ शॉपिंग करके पैलेस वापस आ चुकी थी। आरिका प्रियु को लेकर सोफे पर बैठ जाती है, वहीं उसके एक तरफ विवेक और दूसरे तरफ हेनरी बैठ जाता है। तभी वहां आदर्श अपने हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लेकर आता है और दूसरे सोफे पर रखकर बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहता है, आप दोनों बड़ खड़ूस भाई हमेशा ऐसा ही करते हो। माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 52। 52 दिल माई लिटिल प्रिंसेस, मम्मा आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने देगी, नेवर। अब तक आरिका के चिल्लाने से तीनों आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। आरिका तीनों को देखकर गुस्से में कहती है, लड़की मैं हूँ और लड़कियों की तरह तैयार आप तीनों हो रहे हो भाइयों। इतना लेट क्यों किया आप तीनों ने? आरिका का गुस्से से लाल हुआ चेहरा देखकर तीनों गहरी सांस लेकर एक दूसरे को देखने लगते हैं।
और अगले ही पल तीनों अपने अपने कान पकड़कर उथक बैठक करने लगते हैं, जो देखकर आरिका, हर्षवर्धन, मालिनी और हमारी छोटी सी प्रियु के होठों पर मुस्कान आ जाती है। आरिका मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है, इस बार माफ किया। आरिका आगे कहती है, विवेक भाइयों, आदर्श भाइयों और हेनरी भाइयों, आज आप तीनों कर लिए मस्त शॉपिंग करेंगे। आखिर मेरे विवेक भाइयों की शादी है। विवेक मुस्कुराते हुए आरिका के पास आकर प्रियु को अपने गोद में लेते हुए कहता है, अच्छा प्रिंसेस, अब चलें। आरिका मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। आरिका हेनरी और आदर्श का एक एक हाथ पकड़कर कहती है, अब चलो भाइयों। विवेक मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाकर प्रियु के गाल पर किस करके कहता है, चलो छोटी प्रिंसेस, आपके सुपर हैंडसम मामा आपके लिए भी ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। विवेक की बात सुनकर प्रियु खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसे हंसता देखकर विवेक भी हंसने लगता है। सभी लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। इधर कोलकाता में एक बड़ा सा पैलेस, जिसका रंग पूरा काले रंग का है, जो दिखने में बेहद डरावना लग रहा था। उस पैलेस के गार्डन में 2 ब्लैक पैंथर खुले घूम रहे थे। उनके साथ 2 टाइगर भी थे, जो इस वक्त गार्डन में खेल रहे थे। पैलेस के ऊपर बड़ा सा सिल्वर का खतरनाक ब्लैक ड्रैगन बना हुआ था, जिसने अपने पंख खोल रखे थे। पैलेस अंदर से भी पूरे काले रंग का था। अंदर बार एरिया में एक ऊंची कद काठी वाला आदमी बैठकर एक पर एक पैक लगा रहा था। उस आदमी की नीली आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, जैसे उसके आंखों में खून उतर आया हो। आदमी की आंखों में नमी और दर्द झलक रहा था। तभी उस एरिया में दूसरा आदमी आकर कहता है, सर, आपको आज आपके घर दिल्ली जाना होगा। आपके फैमिली मेंबर्स काफी परेशान हो रहे हैं। आदमी बैग की बोतल अपने मुंह से लगाते हुए कहता है, रुस्तम जाकर कह दो मैं नहीं आने वाला, मुझे कोई जरूरी काम है। रुस्तम अन्यक को देखते हुए कहता है, सर, आप दिन से यही है, आपकी न्यू फिल्म रिलीज होने वाली है आज। डायरेक्टर चाहते थे आप भी आए। अन्यक बोतल लेकर दीवार पर मारते हुए कहता है, मैंने क्या कहा, तुमने सुना नहीं? रुस्तम, मैं आज के दिन यहाँ रहना चाहता हूँ, कल से करेंगे जो भी काम बाकी है। डू यू अंडरस्टैंड? रुस्तम जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ यस सर। कहा रुस्तम बिना एक पल गवाए बार एरिया से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर रुस्तम गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, सर, खुद एक खूंखार घायल शेर है, ना जाने क्यों फिर 2 ब्लैक पैंथर और 2 टाइगर्स को पाल रखा है। कहकर रुस्तम बाहर चला जाता है। इधर अन्यक की आंखें बंद करते ही उसके आंखों के आगे 5 साल के लड़की का हंसता हुआ चेहरा आ जाता है, और फिर अगले ही पल उसके आंखों के आगे आरिका के आंसुओं से भी आंखें और दर्द भरा चेहरा आ जाता है, और अगले ही गन शूट की आवाज उसके कान में गूंजती है। गन शूट की आवाज सुनते ही अन्यक जल्दी से अपनी आंखें खोलता है। अन्यक बैर पीते हुए होठों पर दर्द भरी मुस्कान लाकर कहता है, अपने बदले के चलते मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी वाइफ और आने वाले बच्चे को मार दिया। कितना बदकिस्मत हूँ मैं, पर आई प्रॉमिस चकोर, मैं उन सबको मौत की सजा दूंगा जिसने इतना बड़ा गेम प्लान किया। अब ये ब्लैक ड्रैगन किंग उसे नहीं छोड़ेगा। बस 6 महीने उसके बाद उस इंसान का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। बद से बदतर मौत दूंगा उस बास्टर्ड को, कहकर अन्यक वॉल पर लगी आरिका की बड़ी सी फोटो को देखने लगता है। कुछ देर बाद पीते पीते ही अन्यक वहीं सो जाता है। मुंबई में आरिका अपने 3 भाइयों के साथ शॉपिंग करके वापस पैलेस वापस आ चुकी थी। आरिका प्रियु को लेकर सोफे पर बैठ जाती है, वहीं उसके एक तरफ विवेक और दूसरे तरफ हेनरी बैठ जाता है। तभी वहां आदर्श अपने हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लेकर आता है और दूसरे सोफे पर रखकर बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहता है, आप दोनों बड़ खड़ूस भाई हमेशा ऐसा ही करते हो। अब आग। विवेक हंसते हुए कहता है, छोटे तू अभी खोटा है, बड़ा हो जा फिर हम तेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे क्यों हेनरी? कहकर विवेक हेनरी को हाई फाई देता है और दोनों हंसने लगते हैं। आदर्श मुंह बनाते हुए कहता है, बस बस, मैं तो कचरे के डिब्बे से उठाया गया हूँ, इसीलिए आप दोनों मेरे साथ ऐसा करते हो। ये तो बहुत गलत बात है ब्रॉस। हेनरी आदर्श को देखकर हंसते हुए कहता है, अरे तुम्हें इस बारे में कब पता चला? मैं मॉम डैड ने तुम्हें कचरे के डिब्बे से उठाया था। आदर्श मुंह बनाते हुए आरिका के पास आकर प्रियु को गोद में लेते हुए कहता है, लिटिल प्रिंसेस, यहाँ ना सब आपके छोटे मामा के दुश्मन हैं।
सिर्फ आप और आपकी मम्मा ही मामा के क्यूट पाइज हो, क्यों होना। आदर्श की बात सुनकर प्रियु जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाकर आदर्श के गाल पर किस कर देती है, जो देखकर विवेक और हेनरी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं आरिका हंसने लगती है। आदर्श दोनों को चिढ़ाकर प्रियु को लेकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। विवेक सोफे पर से खड़े होते हुए कहता है, प्रिंसेस आज शाम को तैयार रहना, हमें जाना है ना। तुम रेडी हो ना जाने के लिए? आरिका मुस्कुराते हुए कहती है, मैं रेडी हूँ भैया, आप चिंता मत करो, मैं मेरे पास्ट का अपने प्रेजेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ने दूंगी। आप फिक्र मत करो, आपके शादी में सबसे ज्यादा एंजॉय मैं ही करूंगी, पक्का प्रॉमिस, कहकर आरिका अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर कोलकाता में 3 घंटे सोने के बाद अन्यक की आंखें खुलती है। अन्यक अपना फोन निकाल कर चेक करते हुए पैलेस से बाहर आता है। गार्डन में पहुंचकर अन्यक अपने पेट्स कम बच्चों को आवाज देता है, ब्लैकी, पैंथर, ब्राउनी, टाइगर, अपने डैड के पास आओ। अन्यक की आवाज सुनते ही 4 रो पैलेस के पीछे से भागकर अन्यक के पास आते हैं और बारी बारी अन्यक को अपना प्यार दिखाने लगते हैं। अन्यक 4 रो को प्यार करते हुए कहता है, कैसे हो मेरे बेबीज। अन्यक की बात सुनते ही 4 रो अपनी पूंछ हिलाने लगते हैं और अन्यक के गोल गोल घूमने लगते हैं। अन्यक 4 रो को देखकर कहता है, डैड को कुछ काम है इसलिए अब वो कल ही वापस आएंगे रात को, तब तक टेक केयर, कहकर अन्यक 4 रो के सर को सहलाकर कार में बैठकर निकल जाता है। रात का वक्त सभी लोग विवेक के प्राइवेट जेट में बैठे हुए थे। आरिका ने प्रियु को अपने सीने से लगाया हुआ था। इस वक्त आरिका का दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे कोई अपना उसके पास और पास आ रहा हो। आरिका सोते हुए प्रियु के बालों पर किस करके कहती है, माय लिटिल प्रिंसेस, मम्मा आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने देगी, नेवर, मम्मा ने आपको खोते खोते पाया है बेबी। कहते हुए आरिका अपने ख्यालों में खो जाती है। फ्लैशबैक 1 साल पहले पहाड़ी से गिरते ही आरिका एक घने पेड़ के ऊपर गिर गई थी, जिससे उसे इतने ऊंची पहाड़ी से गिरने पर भी ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर उसे इस वक्त अपने सीने पर गोली लगी थी, जिससे उसका खून बह रहा था। आरिका ने कसके दुपट्टा अपने सीने पर बांधा था क्योंकि उसे अपने बेबी की चिंता हो रही थी। आरिका धीरे धीरे करके पेड़ से नीचे उतर जाती है और जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे हेनरी दिखता है और देखते ही देखते वो आरिका बेहोश होकर गिरने लगती है। वो गिरती उससे पहले ही 2 लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। आरिका अपनी अधखुली आंखों से देखती है तो उसके सामने विवेक और हेनरी का चेहरा दिखता है और अगले ही पल वो बेहोश हो जाती है। 2 दिन बाद आरिका की आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल बेड पर पाती है। आंखें खोलते ही उसका हाथ अपने पेट पर जाता है। आरिका धीरे से कहती है, मेरा बेबी। आरिका के इतना कहते ही विवेक उसके पास आकर विजिटिंग चेयर पर बैठकर कहता है, तुम्हारा बेबी ठीक है प्रिंसेस, तुम चिंता मत करो। आरिका आंखों में नमी लिए रोते हुए कहती है, एलियन ने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया, कहकर आरिका फुट फुट कर रोने लगती है। विवेक झट से आरिका को अपने गले लगाकर उसे शांत कराते हुए कहता है, बस करो प्रिंसेस, रो मत, डॉक्टर ने कहा है उस हादसे के बाद तुम्हारे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ गई है। अगले 7 महीनों तक तुम बेड से खड़ी भी नहीं हो सकती हो। तुम्हें बस अपना ख्याल रखना है बच्चा, और मैं हूं ना, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेबी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। आरिका विवेक के सीने से अपना छोटा सा चेहरा बाहर निकाल कर कहती है, और आप मेरा ख्याल क्यों रखेंगे? मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। विवेक मुस्कुराकर आरिका की नाक खींचकर कहता है, क्योंकि तुम मेरी छोटी सी प्रिंसेस हो, माय बेबी गर्ल। आरिका को विवेक की बात कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर उसे ये समझ आ गया था कि फिलहाल के लिए उसे अपने बेबी की ज्यादा फिक्र थी। इसलिए आरिका विवेक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद विवेक, आरिका और हेनरी साथ इंडिया मुंबई आ जाता है, जहां आदर्श, हेनरी, विवेक, मालिनी और हर्षवर्धन आरिका का पूरा ख्याल रखते थे। उसे 7 महीनों तक आरिका को बेड से उठने तक नहीं देते थे। आरिका के लिए डॉक्टर्स की स्पेशल टीम पैलेस में ही रख ली गई थी। उसके 7 महीनों बाद आरिका के लाइफ में उसकी छोटी प्रिंसेस आई थी। माय ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 53। जब 53 दिल आज तो बॉम्ब फूटेगा, वो भी जोर के आवाज के साथ। अब तक
आदर्श मुंह बनाते हुए कहता है, बस बस, मैं तो कचरे के डिब्बे से उठाया गया हूँ, इसीलिए आप दोनों मेरे साथ ऐसा करते हो। ये तो बहुत गलत बात है ब्रॉस। हेनरी आदर्श को देखकर हंसते हुए कहता है, अरे तुम्हें इस बारे में कब पता चला? मैं मॉम डैड ने तुम्हें कचरे के डिब्बे से उठाया था। आदर्श मुंह बनाते हुए आरिका के पास आकर प्रियु को गोद में लेते हुए कहता है, लिटिल प्रिंसेस, यहाँ ना सब आपके छोटे मामा के दुश्मन हैं। सिर्फ आप और आपकी मम्मा ही मामा के क्यूट पाइज हो, क्यों होना। आदर्श की बात सुनकर प्रियु जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाकर आदर्श के गाल पर किस कर देती है, जो देखकर विवेक और हेनरी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं आरिका हंसने लगती है। आदर्श दोनों को चिढ़ाकर प्रियु को लेकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। विवेक सोफे पर से खड़े होते हुए कहता है, प्रिंसेस, आज शाम को तैयार रहना, हमें जाना है ना? तुम रेडी हो ना जाने के लिए? आरिका मुस्कुराते हुए कहती है, मैं रेडी हूँ भाइयों। आप चिंता मत करो, मैं मेरे पास्ट का अपने प्रेजेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ने दूंगी। आप फिक्र मत करो, आपके शादी में सबसे ज्यादा एंजॉय मैं ही करूंगी, पक्का प्रॉमिस, कहकर आरिका अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर कोलकाता में 3 घंटे सोने के बाद अन्यक की आंखें खुलती है। अन्यक अपना फोन निकाल कर चेक करते हुए पैलेस से बाहर आता है। गार्डन में पहुंचकर अन्यक अपने पेट्स कम बच्चों को आवाज देता है, ब्लैकी, पैंथर, ब्राउनी, टाइगर, अपने डैड के पास आओ। अन्यक की आवाज सुनते ही 4 रो पैलेस के पीछे से भागकर अन्यक के पास आते हैं और बारी बारी अन्यक को अपना प्यार दिखाने लगते हैं। अन्यक 4 रो को प्यार करते हुए कहता है, कैसे हो मेरे बेबीज? अन्यक की बात सुनते ही 4 रो अपनी पूंछ हिलाने लगते हैं और अन्यक के गोल गोल घूमने लगते हैं। अन्यक 4 रो को देखकर कहता है, डैड को कुछ काम है, इसलिए अब वो कल ही वापस आएंगे रात को, तब तक टेक केयर, कहकर अन्यक 4 रो के सर को सहलाकर कार में बैठकर निकल जाता है। रात का वक्त सभी लोग विवेक के प्राइवेट जेट में बैठे हुए थे। आरिका ने प्रियु को अपने सीने से लगाया हुआ था। इस वक्त आरिका का दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे कोई अपना उसके पास और पास आ रहा हो। आरिका सोते हुए प्रियु के बालों पर किस करके कहती है, माय लिटिल प्रिंसेस, मम्मा आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने देगी, नेवर, मम्मा ने आपको खोते खोते पाया है बेबी। कहते हुए आरिका अपने ख्यालों में खो जाती है। फ्लैशबैक 1 साल पहले पहाड़ी से गिरते ही आरिका एक घने पेड़ के ऊपर गिर गई थी, जिससे उसे इतने ऊंची पहाड़ी से गिरने पर भी ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर उसे इस वक्त अपने सीने पर गोली लगी थी, जिससे उसका खून बह रहा था। आरिका ने कसके दुपट्टा अपने सीने पर बांधा था, क्योंकि उसे अपने बेबी की चिंता हो रही थी। आरिका धीरे धीरे करके पेड़ से नीचे उतर जाती है और जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे हेनरी दिखता है और देखते ही देखते वो आरिका बेहोश होकर गिरने लगती है। वो गिरती उससे पहले ही 2 लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। आरिका अपनी अधखुली आंखों से देखती है तो उसके सामने विवेक और हेनरी का चेहरा दिखता है और अगले ही पल वो बेहोश हो जाती है। 2 दिन बाद आरिका की आंखें खुलती है तो वो खुद को होश पी। आरिका के इतना कहते ही विवेक उसके पास आकर विजिटिंग चेयर पर बैठकर कहता है, तुम्हारा बेबी ठीक है प्रिंसेस, तुम चिंता मत करो। आरिका आंखों में नमी लिए रोते हुए कहती है, एलियन ने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया, कहकर आरिका फुट फुट कर रोने लगती है। विवेक झट से आरिका को अपने गले लगाकर उसे शांत कराते हुए कहता है, बस करो प्रिंसेस, रो मत, डॉक्टर ने कहा है उस हादसे के बाद तुम्हारे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ गई है। अगले 7 महीनों तक तुम बेड से खड़ी भी नहीं हो सकती हो। तुम्हें बस अपना ख्याल रखना है बच्चा, और मैं हूं ना, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेबी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। आरिका विवेक के सीने से अपना छोटा सा चेहरा बाहर निकाल कर कहती है, और आप मेरा ख्याल क्यों रखेंगे? मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। विवेक मुस्कुराकर आरिका की नाक खींचकर कहता है, क्योंकि तुम मेरी छोटी सी प्रिंसेस हो, माय बेबी गर्ल। आरिका को विवेक की बात कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर उसे ये समझ आ गया था कि फिलहाल के लिए उसे अपने बेबी की ज्यादा फिक्र थी। इसलिए आरिका विवेक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद विवेक, आरिका और हेनरी साथ इंडिया मुंबई आ जाता है, जहां आदर्श, हेनरी, विवेक, मालिनी और हर्षवर्धन आरिका का पूरा ख्याल रखते थे।
उसे 7 महीनों तक आरिका को बेड से उठने तक नहीं देते थे। आरिका के लिए डॉक्टर्स की स्पेशल टीम पैलेस में ही रख ली गई थी। उसके 7 महीनों बाद आरिका के लाइफ में उसकी छोटी प्रिंसेस आई थी। अब तक प्रियु के आने के समय भी आरिका के डिलीवरी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। प्रियु के जन्म के बाद वो काफ़ी वीक थी, इसलिए उसे 1 महीने तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। उस दौरान भी सब ने प्रियु और आरिका का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। ये सब सोचते सोचते ना जाने कब आरिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसे भी पता नहीं चलता। अगली सुबह आज विवेक की शादी थी। सभी होटल में तैयार होकर शादी वाली जगह के लिए निकल गए थे। आरिका ने आज बेबी पिंक कलर का गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाला हैवी लहंगा पहना था। अपने लंबे बालों को खुला छोड़कर नीचे से कर्ली किए थे, होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल और हल्का मेकअप के साथ आरिका बड़ी ही प्यारी लग रही थी। आरिका बेड पर बैठी प्रियु के पास आकर उसे गोद में उठाते हुए कहती है, मेरी लिटिल प्रिंसेस को किसी की नजर ना लगे, कहकर आरिका आंखों का काजल निकालकर प्रियु के कान के पीछे लगा देती है। आरिका की हरकत पर प्रियु अपने होठों का पॉट बनाकर उसे नाराजगी से देखने लगती है, जो देखकर आरिका हंसते हुए प्रियु के गाल खींचकर कहती है, अरे मेरा बच्चा नाराज हो गया, पर आज ना आपको इसकी सख्त जरूरत थी, क्योंकि आज मेरी एंजल सच की एंजल लग रही है, कहकर आरिका प्रियु को प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। प्रियु ने बेबी पिंक कलर का छोटा सा लहंगा पहना हुआ था, जो बिल्कुल आरिका के लहंगा से मैचिंग था। आरिका ने प्रियु की आंखों में हल्का काजल लगाया था। प्रियु के छोटे छोटे बालों में बेबी पिंक कलर की डायमंड की पिन लगाई हुई थी। दोनों ने मैचिंग ज्वेलरी पहनी हुई थी। ये आउटफिट खास विवेक ने दोनों के लिए ऑर्डर देकर बनवाया था। आरिका प्रियु को गोद में लेकर ही अपने रूम से बाहर आती है। कुछ देर बाद सभी लोग मैरिज वाली जगह पर पहुंच चुके थे। आरिका मैंशन को देखकर गहरी सांस लेकर कहती है, आज तो बॉम्ब फूटेगा, वो भी जोर के आवाज के साथ, कहकर आरिका विवेक की तरफ देखती है तो विवेक मुस्कुराते हुए कहता है, तैयार हो जाओ प्रिंसेस, तूफान को फेस करने के लिए। आरिका अपना मुंह बनाते हुए कहती है, क्या भाई हो आप भी? अगर आपने मेरी मदद नहीं की ना तो मैं आपकी शादी के बाद अपनी भाभी को परेशान करूंगी। विवेक हंसते हुए कहता है, वो देख लेते हैं कौन किसे परेशान करेगा, कहकर विवेक प्रियु को अपने गोद में ले लेता है। लड़की वाले विवेक की आरती करके कुछ रस्में पूरी करके मैंशन के अंदर ले जाता है। आरिका अपना लहंगा उठाकर आदर्श के पास जाकर कहती है, भाई दुल्हन का कमरा कौन सा है, आप पता करके बताओ ना। आदर्श एटीट्यूड के साथ अपना कॉलर ऊपर उठाते हुए कहता है, हाँ बहना, मैं अभी ढूंढ जर आता हूँ, जब तुम्हारा भाइयों है इधर तो क्या है फिक्र, कहकर आदर्श रूम ढूंढने के लिए चला जाता है। आरिका मुंह बनाते हुए कहती है, बस इनसे डायलॉग बुलवा लो, काम ना करवाओ, कहकर आरिका मुंह बनाती है और अगले ही पल वो खुश होकर कहती है, आज तो मैं जमकर नाचूंगी, कहकर आरिका जाकर मालिनी और हर्षवर्धन के पास बैठ जाती है। कुछ देर बाद विवेक मंडप में बैठा था, वहीं आरिका प्रियु को अपने गोद में लेकर बैठी हुई थी। प्रियु विवेक को देखकर हंसे जा रही थी, जो देखकर हेनरी हंसते हुए कहता है, शैतान बेबी गर्ल। हेनरी के इतना कहते ही प्रियु झुककर अपने छोटे छोटे हाथों से हेनरी के बाल पकड़कर खींचने लगती है, जो देखकर आरिका, हर्षवर्धन, मालिनी हंसते लगते हैं। आरिका हंसते हुए कहती है, बस करो बच्चा, इतना गुस्सा नहीं करते, छोड़ दो हेनरी मामा के बाल। प्रियु अपनी नीली नीली आंखों को टिमटिमाते हुए देखकर अपने होठों का पॉट बना लेती है। आरिका सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहती है, अरे वो देखो प्रियु की मामी आ गई। आरिका की बात सुनकर प्रियु जल्दी से हेनरी के बाल छोड़ देती है। इधर दुल्हन की दोस्त उसे मंडप में लाकर दूल्हे की साइड में बिठा देती है। दुल्हन इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी, उसने अपना सर झुका रखा था और उसकी आंखें नम थी। दुल्हन को देखकर विवेक मुस्कुराने लगता है, वही दुल्हन ने अब तक अपना सर उठाकर विवेक को नहीं देखा था। दुल्हन का देखकर आरिका की आंखें नम हो जाती है। आरिका अपने गालों पर लूट के आंसू साफ करके कहती है, जिंदगी भी ना जाने हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है।